नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विशाखापत्तनम में रासायनिक संयंत्र में गैस के रिसाव से 8 लोगों की मौत और सैकड़ों बीमार हुए। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज शाम से शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व मालदीव पहुंचा। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर करीब 29% हुई। और आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के लिए अनुसंधान शुरू किया। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने ये बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। ये कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्मसिद्धि दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समुदाय के हित में काम कर रहा है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमित लोगों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए 24 घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के सबसे बड़े अभियान वंदे मातरम मिशन के अंतर्गत सरकार आज शाम से 13 मई तक 14 उड़ानें संचालित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी। बोर्डिंग से पहले सभी यात्रियों को 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन के लिए शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। उड़ान में सवार होने के समय सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और केवल ऐसे यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। भारत पहुंचने पर यात्रियों की पुनः जांच की जाएगी और कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को
14 दिनों के लिए चिकित्सा सुविधा केंद्र में रखा जाएगा। इसके पश्चात हुए परीक्षण में यदि लक्षण सामान्य पाए जाते हैं तो भी एहतियातन उन्हें 14 दिन के लिए घर में पुनः सेल्फ क्वारंटाइन में रखे जाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दिवाकर के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इन 64 उड़ानों में 10 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से, 2 कतर से, 5 सऊदी अरब से, 7 ब्रिटेन से, 5 सिंगापुर से, 7 अमेरिका से, 5 फिलीपीन से, 7 बांग्लादेश से, 2 बहरीन से, 7 मलेशिया से, 5 कुवैत से और 2 उड़ानें ओमान से शामिल हैं। इनमें से 15 उड़ानें लोगों को लेकर केरल जाएंगी। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली के लिए 11-11 उड़ानें होंगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7 उड़ानें होंगी। 5 उड़ानें गुजरात के लिए निर्धारित हैं। पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे। संयुक्त अरब अमारात से आज 2 विमानों से 350 से ज्यादा भारतीयों को विमान से स्वदेश लाया जा रहा है। अचानक पूर्णबंदी के कारण दुबई हवाई अड्डे पर कुछ देशों के 19 लोग फंसे हुए थे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अबुधाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में वाणिज्य दूतावास यात्रियों के स्वास्थ्य मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। सभी चयनित यात्रियों को भारत पहुंचने पर अपने खर्चे पर संगरोध में रहने के वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस वैश्विक आपदा के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए ये विशेष उड़ान की सुविधा भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। अबुधाबी से एक विमान कोची जाएगा और दुबई से एक विमान कोझिकोड की तरफ रवाना होगा। मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, कुछ छात्र और 3 ऐसे भारतीय नागरिक जो कि पिछले कई दिनों से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, इस उड़ान में शामिल होंगे। वापस जाने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर मेडिकल जांच की जाएगी और जो यात्री एसिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। भारत पहुंचने पर इन यात्रियों को आवश्यक रूप से 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पे होना पड़ेगा। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। इस बीच रियाद से कोझिकोड आने वाली उड़ान अब 7 की बजाय 8 मई को आएगी। अगले एक सप्ताह में सऊदी अरब से 5 उड़ानें भारत आएंगी। इनमें से प्रत्येक में 155 यात्री होंगे। दोहा से कोच्चि आने वाले विमान का कार्यक्रम भी बदला गया है। अब ये विमान 9 मई को उड़ान भरेगा। समुद्र सेतु कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए नौसेना का पोत जलाश्व मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। ये जहाज कल लगभग 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होगा। माले स्थित भारतीय उच्चायोग प्रवासियों के लिए स्थानीय परिवहन सहित अन्य उपाय कर रहा है। वापसी के लिए तुरंत इलाज की जरूरत वालों, नौकरी खो चुके और फंसे भारतीय पर्यटकों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में 9 शहरों में फंसे मालदीव के लगभग 200 नागरिकों को अगले सप्ताह राष्ट्रीय चार्टर्ड उड़ान से स्वदेश भेजा जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये उड़ानें नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम से संचालित होंगी। ब्रिटेन ने कोविड-19 के कारण अपने विश्वविद्यालयों में परेशानियों का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों से कहा है कि अगर लॉकडाउन के दौरान उन्हें किसी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वे विश्वविद्यालयों की सहायता सेवा से संपर्क कर सकते हैं। इधर भारत सरकार ने आज से विदेशों से अपने नागरिकों की वापसी की घोषणा की है। पहले चरण में आज ब्रिटेन से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आने जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार बेहद जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने वालों और विदेशों में नौकरी छूट जाने की वजह से भारत आने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। अल्पावधि वीजा की अवधि समाप्त होने, चिकित्सा संबंधी आपात कारणों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी आने जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा। कोरोना के कारण दूसरे देशों में फंसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष का उपयोग करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। सरकार ने विमान और नौसेना के जहाजों से विदेशों से भारतीय नागरिकों की उनके ही खर्चे पर वापसी का निर्णय लिया था।
गैर सरकारी संगठन प्रवासी लीगल सेल की याचिका में कहा गया है कि खाड़ी देशों में रह रहे अधिकतर भारतीय कम कुशल श्रमिक हैं, जो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्षरत हैं, क्योंकि उनका रोजगार छिन गया है। इसलिए वापसी के लिए खर्चे की मांग करने से प्रवासी कामगारों की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश भर में विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं ने अब तक कोविड-19 के कुल 13,57,413 मामलों का परीक्षण किया है। कल 80,632 परीक्षण किए गए। इस बीच ICMR कोविड-19 के लिए परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इसके लिए कुछ और सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को परीक्षण करने की अनुमति दी जा रही है। इस समय देश भर में 327 सरकारी और 118 निजी प्रयोगशाला इकाइयां कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,561 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 52,952 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 15,267 लोग ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 28.83% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में इस वायरस से 89 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,783 हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56 नए मरीजों का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,833 हो गई है। राज्य में अब तक 780 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 1,015 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से मिलकर कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए सस्ते दर पर वेंटिलेटर बना रहा है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कानपुर IIT की एक टीम ने प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय की अगुवाई में एक स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स के साथ मिलकर बेहतर क्वालिटी का स्वदेशी वेंटिलेटर डिजाइन किया है, जो कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। इस उत्पाद के बारे में IIT के निदेशक प्रोफेसर अभय करांडीकर ने आकाशवाणी को बताया। हमें बड़ी खुशी है कि हमने यह वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के तहत पूरा यहाँ पर ही विकसित किया है और हम एक 1.5 महीने के छोटे अंतराल में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने में सफल रहे हैं। आशा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण अभी शीघ्र ही करने लगेगा और मई के अंत तक हम बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर सप्लाई करने में सक्षम रहेंगे। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाने के साथ ही ये वेंटिलेटर इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात सरकार ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहमदाबाद में कोविड-19 के इलाज के लिए बनाए गए विशेष अस्पताल मेडिसिटी में विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक दल भेजने का अनुरोध किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि गृह मंत्री ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम ने सभी निजी डॉक्टरों को अपने क्लिनिक खोलने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। सब्जी विक्रेताओं और किराना दुकान में काम कर रहे लोगों में पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दूध और दवाई की दुकानों को छोड़कर शहर में सभी दुकानें कल आधी रात से 1 हफ्ते तक बंद कर दी गई है। खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन डिलीवरी भी रोक दी गई है। शहर के रेड जोन इलाकों में स्थित सभी बैंक भी 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे। केवल ATM ही खुले रहेंगे। सरकार ने कोविड-19 के उपचार प्रदान करने के लिए 9 निजी अस्पतालों की पहचान की है। कम से कम 50 कमरों वाली 3 स्टार होटलों की भी पहचान की गई है, जिन्हें कोविड-19 देखभाल केंद्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कोरोना वायरस से 203 लोग स्वस्थ हो गए हैं और 335 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने वाले लोगों का प्रतिशत 37.45 है। राजस्थान सरकार ने अवैध रूप से राज्य में प्रवेश कर रहे लोगों को रोकने के लिए सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब केवल अन्य राज्यों के अधिकृत व्यक्तियों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दी जाएगी। अब केवल मेडिकल इमरजेंसी अथवा परिवार में मृत्यु के मामलों में राज्य के कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे, जिसकी सूचना उसी दिन राज्य के गृह विभाग को देनी होगी। इसके अलावा सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात ही दूसरे राज्य राजस्थान में आने के लिए परमिट जारी कर सकेंगे। इस बीच जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 30 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन जवानों ने पिछले माह दिल्ली के कई क्षेत्रों में ड्यूटी दी थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आज शिलंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान उमसावली में राज्य के सबसे बड़े 250 बेड वाले कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल आईआईएम के समर्थन से संभव हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 1000 दिन में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए औद्योगिक संस्थानों के फायदे के लिए कानूनों में कई नए प्रावधान किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों से सुझाव प्राप्त होने के बाद आवश्यक उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सैनिटाइजर निर्माण, इंजीनियरिंग गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, दवा निर्माण, रेलवे स्लीपर निर्माण, रसायन उद्योग, दुग्ध उत्पाद उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से बात की। मध्य प्रदेश में उद्योगों को अनेक राहत दी गई है। इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम में 100 के स्थान पर 300 श्रमिकों का प्रावधान प्रमुख है। इसके अलावा निरीक्षण की पारदर्शी व्यवस्था, 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में पंजीयन की अनुमति प्रदान करना, 16 की जगह 1 प्रपत्र की व्यवस्था, औद्योगिक इकाइयों को शिफ्ट परिवर्तित करने की सुविधा देना, ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा और कारखाना अधिनियम सहित अन्य नियमों को सरल बनाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आईआईटी बम्बई के अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने बहुत बड़े इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें सैनिटाइज करने वाली मशीन को बहुत बड़े इलाके में घुमाकर संक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में मशीन नहीं पहुंच पाती, उनकी सफाई की भी व्यवस्था की गई है। इस यंत्र का उपयोग किसी खाली कमरे या क्षेत्र में रिमोट ऑपरेटर द्वारा अथवा सुरक्षा के लिए आवश्यक निजी सुरक्षा उपकरण पहने हुए ऑपरेटर द्वारा किया जा सकता है। इस टीम ने इस यूवी सैनिटाइजर के रोबोटिक संस्करण को विकसित करने की भी योजना बनाई है, जो हवाई जहाजों की यात्री सीटों और बसों तथा मेट्रो को कीटाणु रहित करने में सक्षम होगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 428 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,532 हो गई है। 1,542 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस वायरस से 65 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया, मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विशाखापत्तनम में रासायनिक संयंत्र में गैस के रिसाव से 9 लोगों की मौत और सैकड़ों बीमार हुए। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज शाम से शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व मालदीव पहुंचा। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी, स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर करीब 29% हुई और आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के लिए अनुसंधान शुरू किया। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस अनुसंधान में अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुच्ची और पिपली जैसी जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया। इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम में आयुष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। आयुष संजीवनी ऐप के जरिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की लोकप्रियता का आकलन भी किया जा सकेगा। आइसोलेशन बोगियों में तब्दील की गई रेल बोगियों को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 215 स्टेशनों पर लगाया जाएगा।
इन बोगियों में कोरोना के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को अलग अलग रखा जाएगा ताकि एक दूसरे से संक्रमण न हो। इनमें से 85 स्टेशनों पर खड़ी बोगियों में रेलवे के स्वास्थ्यकर्मी सेवा देंगे। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने सरकार द्वारा दी गई रियायतों के दौरान लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वायरस के प्रसार की जांच के लिए सभी को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जसिंता गुंज्याल ने संक्रमण की चेन तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर के परामर्श के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी जैसी दवाएं न लेने की सलाह दी है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 की वजह से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवंगत पुलिसकर्मी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गोपालपट्टनम के पास आर वेंकटपुरम गांव में स्थित पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के संयंत्र से बड़े पैमाने पर स्टाइरीन गैस के रिसाव से 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग बीमार पड़ गए। ये दुर्घटना आज तड़के हुई, जिससे संयंत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर इसका असर पड़ा। रिसाव के बाद बच्चों सहित ज्यादातर गांव वालों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, उल्टी आने और शरीर में चकत्ते पड़ने की शिकायत की। विशाखापट्टनम जिले के प्रभारी मंत्री के कन्ना बाबू ने स्थानीय किंग जॉर्ज अस्पताल के डॉक्टरों के हवाले से बताया है कि सभी बीमार खतरे से बाहर हैं। करीब 60 लोगों को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब संयंत्र से कुछ दूर मजदूर लॉकडाउन की पाबंदियों के आंशिक रूप से हटने के बाद एक इकाई को फिर से चालू करने का प्रयास कर रहे थे। जब रिसाव शुरू हुआ तो कर्मचारियों ने पहले कदम के रूप में पानी का छिड़काव किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिला कलेक्टर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पीड़ितों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और रिसाव रोकने की थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और पुलिस के दस्ते दुर्घटना वाले इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल करने में लगे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अस्पताल और दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गैस के रिसाव पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से बात की है। इन दोनों मंत्रियों ने श्री नायडू को आश्वस्त किया कि लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के बाद स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने घटना के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया।
श्री मोदी ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। श्री शाह ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों से बात कर स्थिति से निपटने के लिए राज्य को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गैस रिसाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान ने बताया कि निजी संयंत्र में गैस रिसाव को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ प्रभावित इलाके से लोगों को बचाने में कामयाब रहा है। लगभग 90% लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, पुलिस के साथ सहयोग करके एनडीआरएफ ने ये कार्रवाई कर ली है और अभी जो सारा दारोमदार है वो अस्पताल पर है, क्योंकि अस्पताल में लोग गए हैं और अस्पताल में ट्रीटमेंट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ओपीडी से ही वापस कर लिया जाएगा क्योंकि बेसिक ट्रीटमेंट है। कुछ लोग जरूर गंभीर हैं और इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो। अभी तक आंध्र प्रदेश जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उसने 6 मौतों की पुष्टि की है और कोशिश ये है कि प्रोएक्टिवली जो है मैक्सिमम लोगों को खतरे से बाहर निकाला जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अभियांत्रिकी सेवा एमईएस में बुनियादी और औद्योगिक कार्यबल के 9,300 से ज्यादा पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव इंजीनियर इन चीफ ने रखा था। अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेख टकर की समिति ने इसकी सिफारिश की थी। समिति ने युद्ध क्षमता बढ़ाने और सशस्त्र बलों के रक्षा व्यय को नए सिरे से संतुलित करने की अनुशंसा की थी। समिति ने कहा था कि असैन्य कर्मियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कुछ काम स्थायी कर्मचारी करें और कुछ काम बाहरी एजेंसी से कराया जाए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। दोनों नेताओं ने तेल और गैस के वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा की और तेल, गैस तथा रसोई कोयले के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। श्री नोवाक ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के साथ हाल ही में हुए समझौते की जानकारी दी। श्री प्रधान ने कहा कि यह समझौता वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता और पूर्वानुमान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बनी रहेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमिगत जल के अवैध रूप से निकालने पर रोक लगाए। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मामले की सुनवाई करते हुए अनधिकृत बोरवेल को सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने को भी कहा है। अधिकरण ने इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन करने का भी निर्देश दिया है। अधिकरण ने दिल्ली के एक निवासी नंद कुमार की याचिका पर दक्षिणी दिल्ली के उपायुक्त और दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अपना आदेश सुनाया। इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया था कि वो भूमिगत जल के संरक्षण और अवैध बोरवेल को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल करके कार्रवाई करे। मिजोरम में सभी निजी स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों से स्कूल की फीस 50% कम लेने का फैसला किया है। जिन स्कूलों ने अप्रैल में पूरी फीस ली है वो मई महीने की फीस नहीं लेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री लाल चंदमा रालते की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और छात्र निकायों के प्रतिनिधियों तथा इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विशाखापत्तनम में रासायनिक संयंत्र में गैस के रिसाव से 9 लोगों की मौत और सैकड़ों बीमार हुए। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज शाम से शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व मालदीव पहुंचा। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर करीब 29% हुई।
और आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के लिए अनुसंधान शुरू किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।